हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कर रहे हैं ट्रेडमार्क। अभी तक हम कॉपीराइट और आईपीआर और हमारे जो अदर्स पेटेंट लॉ हो गया, जो आईपीआर के पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम हमारी जो शुरुआत करेंगे वो हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क। तो चलिए, ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे, कहाँ से, कैसे शुरू हुआ है, इस सब के बारे में हम आज अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क है क्या, किस चीज़ को ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 ट्रेडमार्क को एक अदृश्य प्रतीक के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के सामान या सेवाओं को दूसरों से अलग करता है। ठीक है, ट्रेडमार्क मतलब मेनली क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आपकी जो पहचान है उसको अलग दिखाता है। मूल रूप से ट्रेडमार्क का जो ब्रांड या लोगो है जिसका उपयोग प्रोडक्ट को हम अपने प्रोडक्ट को जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग पहचान करने के लिए करते हैं। ट्रेडमार्क क्या है कि अपने कॉम्पिटिटर से किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को अलग से पहचान करने के लिए जिस लोगो का या फिर जिस ब्रांड का हम यूज़ करते हैं वो ट्रेडमार्क होता है। इसमें क्या है, कोई शब्द भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है और कोई डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेडमार्क के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडमार्क अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है 1999 की। तो हमारा जो ट्रेडमार्क अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या है, जो वस्तुओं के अतिरिक्त ये सेवाओं के लिए भी पंजीकरण का प्रावधान रखता है। मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, हम किसी सर्विस के लिए भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें माल के आकार, पैकेजिंग और रंगों के संयोजन का भी पंजीकरण शामिल किया जाता है। हम किसी चीज़ का, हम अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का ट्रेडमार्क करवाते हैं तो उसका साइज़ क्या है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उस पैकेजिंग का कलर कैसा होगा, जो बेसिक सारी बातें हैं उन सबको इसके अंतर्गत पंजीकृत करवाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के 42 अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जैसे कि पहले प्रयुक्त होते थे, जो 42 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस हैं, वो अब भारत के भी जो ट्रेडमार्क कानून है, एक्ट है, उसके अंतर्गत लागू होती है। ठीक है, सुप्रसिद्ध जो ट्रेडमार्क है उसकी अवधारणा को मान्यता देता है हमारा ट्रेडमार्क अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की अवधि जो पहले 7 साल हुआ करती, अब उसको 10 साल कर दिया गया। मतलब ट्रेडमार्क की अगर हम एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देते थे तो 7 साल तक उसको रजिस्टर हमारा वैलिड होता था, लेकिन अब उसकी अवधि है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो 10 ईयर्स तक कर दिया गया है ताकि इसे स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप बनाया जा सके। जो इंटरनेशनल हमारी पद्धति है उसके अनुरूप बनाने के लिए इसे 10 साल बढ़ा दिया गया है। ट्रेडमार्क के उल्लंघन के दायरे को बढ़ाना, जो ट्रेडमार्क जो इन्फ्रिंजमेंट होती है उसको, उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि क्या है, पंजीकृत ट्रेडमार्क का ट्रेड नाम के रूप में या ट्रेड नाम के भाग के रूप में अगर उपयोग करता है, ऐसा मार्क का उपयोग करना जो पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक रूप से समान हो। मतलब ऐसा है कि अगर हमारी जैसे कोई कंपनी है, उसका नाम है ABC, उसके ब्रांड का जो हमारा लोगो है वो ABC कुछ करके हमारे लोगो में है, और यहाँ पे जैसे येलो एंड ब्लू कलर से साइड में उस लोगो को कवर किया गया है। तो कोई और कंपटीटर है वो हमारी कंपनी के जैसे ही BCA ऐसे नाम लिख दे और यही ब्लू एंड येलो कलर का जो हमने अपने लोगो में इस्तेमाल किया हुआ जो फ़ॉन्ट है, जो टाइप है, जैसे भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही कलरिंग और फ़ॉन्ट का यूज़ कर ले, तो वो क्या है, जो मेनली देखते ही जो एक ग्राहक के माइंड में आता है कि ये तो वही ब्रांड है, उसको पूरा नाम पढ़ने के बजाय कलर और उसकी फ़ॉन्ट से ज़्यादा ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसा अगर किसी कंपनी ने फ़ॉन्ट या फिर कलर या फिर कुछ लोगो सेम टाइप का यूज़ किया है तो वो भी क्या है, उसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो इस कारण क्या है, ट्रेडमार्क का अपने जो आवेदक है, जो ट्रेडमार्क का रजिस्टर करवाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा जो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन और आदेशों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपीलें की जाती है उसके लिए बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड
जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका बोर्ड की एक गठन किया गया है, ताकि जो हमारे उच्च न्यायालय है उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जिसके कारण क्या है हमारी सुनवाई करने में टाइम लग जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए जल्दी से हमारे जो आवेदन है, जो हमारे मामले हैं, उनको सुधार करने के लिए क्या है बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, जो स्पेशली क्या है हमारे इन्हीं ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो हमारे मामले हैं, जो केसेस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क के मिथ्याकरण के मामले में आपराधिक उपचार किया जाता है। मिथ्याकरण क्या है कि किसी प्रोडक्ट के लिए मिथ्या को प्रचलित करना या झूठी बातों को प्रचलित करने के खिलाफ भी क्या है आपराधिक उपचार करने की हमारे जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसकी विशेषता में शामिल है। अपंजीकृत लाइसेंस धारी द्वारा भी ट्रेडमार्क के उपयोग को मान्यता दी जाती है। कोई फेमस ट्रेडमार्क है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, लेकिन उसकी के जो ट्रेडमार्क से काफ़ी उसका प्रचलित है आसपास के एरिया में, तो वो भी क्या है लाइसेंस जो धारक है उसका ट्रेडमार्क को भी मान्यता प्राप्त करता है ट्रेडमार्क एक्ट। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क का अगर हम 5 गुना भुगतान कर देते हैं तो हमारी जो ट्रेडमार्क के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो जल्दी से हो जाता है। जो बेसिक टाइम लगता है उससे क्विक करने की कोशिश की जाती है, क्विकली उसको रजिस्ट्रेशन को हमारे कंप्लीट किया जाता है और एज अ ट्रेडमार्क हम रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन क्या है रजिस्ट्रेशन जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है, जिसको क्या है 45 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ट्रेडमार्क की कितनी क्लासेस हैं, तो 45 क्लासेस हैं। 45 क्लासेस में गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड किया गया है, जिसमें से गुड्स की कितनी है 34। 34 जो क्लास हैं वो गुड्स से रिलेटेड ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करती हैं और 11 जो क्लासेस हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड हैं। ठीक है, समझ आ गया। 45 क्लासेस, 34 फॉर गुड्स एंड 11 फॉर सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ टाइप्स हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट के जो हमने देखे हैं। वैसे तो 34 एंड 11 के रेशो में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले है वर्ड मार्क। ये ऐसे मार्क होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, केवल वर्ड जो लिख के कुछ ही ट्रेडमार्क पे जिसका सिर्फ नाम लिखा जाता है वो वर्ड मार्क होते हैं। डिवाइस मार्क्स वो होते हैं जिसमें वर्ड प्लस लोगो दोनों चीज़ें मिक्स होके आते हैं, वर्ड प्लस लोगो। ठीक है, दोनों चीज़ें डिवाइस मार्क के अंतर्गत आते हैं। सर्विस मार्क है, इसमें केवल सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जाती है, सेवा के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव मार्क। इसमें क्या है जो एक ग्रुप के रूप में जो कंपनियां यूज़ करती हैं किसी साइन को वो आते हैं, जैसे सोनी यूज्ड बाय एक्सपीरिया। जो एक्सपीरिया के मोबाइल्स हैं उनमें सोनी का कैमरा यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो एक समूह के द्वारा जो कंपनियों का उपयोग किया जाता है वो साइन आते हैं हमारे कलेक्टिव मार्क्स में। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन मार्क्स। सर्टिफिकेशन मार्क्स जैसे आपने कई चीज़ों पे ISI मार्क देखा होगा, तो वो एक सर्टिफाइड मार्क्स होते हैं जो सर्टिफाइड किए जाते हैं एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर सरकार द्वारा कि ये इतने मानक पर ठीक है, यूज़ लायक है, ओके है। ठीक है, तो वो ISI मार्क्स जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है वेल नोन मार्क्स। ये वेल नोन मार्क्स वो होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जो आबादी है उन चिन्हों को, उन मार्क्स को पहचानती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जैसे हमने पीछे अभी देखा था कुछ रजिस्टर्ड और कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं। जो विशेषताओं में हम पढ़ रहे थे अनरजिस्टर्ड जो मार्क्स होते हैं उनके लिए भी क्या है सुरक्षा प्रदान करता है हमारा ट्रेडमार्क। तो वेल नोन मार्क्स वही होते हैं जो रजिस्टर नहीं करवाए जाते, लेकिन एक बड़ी जो पब्लिक है उसके द्वारा उन मार्क्स को स्पेशली पहचान की जाती है, उनकी गुडविल है वो पहले डेवलप हो चुकी होती है। तो ऐसे मार्क्स वेल नोन मार्क्स होते हैं और इनको रजिस्टर करवाने के लिए एक्स्ट्रा फीस भी फिर लगती है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी पब्लिसिटी पा चुके होते हैं, जिसके लिए उनको रजिस्टर ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाने के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट है शेप मार्क। शेप जैसे कोई हमारा मार्क है उसमें 3D 4D जैसी शेप्स अगर की गई हो तो वो शेप मार्क के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है साउंड मार्क्स। साउंड मार्क्स कैसे हैं कि कोई अलग अलग, जैसे नोकिया का जैसे फ़ोन आता था पहले, उसकी रिंगटोन जो शुरुआती की रिंगटोन होती थी, स्टार्टिंग रिंगटोन, वो अलग होती थी। आज के जैसे टाइम में हमारे सैमसंग का है, एप्पल का है, या फिर एमआई का, जो भी फ़ोन्स हैं हमारे, अलग अलग फ़ोन्स में क्या है, अपनी अलग अलग रिंगटोन सेटअप की जाती हैं, तो वो साउंड मार्क्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो हमारी ट्रेडमार्क की है शुरुआत कहाँ से कैसे क्या हुई है, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। तो हिस्ट्री में क्या है कि 1940 का दौर था, 1940 से पहले भारत में ट्रेडमार्क को लेकर कोई भी कानून नहीं था। यही है, 1940 तक भारत में ट्रेडमार्क को नियंत्रित करने वाला कोई भी वैधानिक कानून नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 1940 के ट्रेडमार्क अधिनियम ने भारत में पहली बार ट्रेडमार्क के पंजीकरण और विधायिक संरक्षण के लिए तंत्र की स्थापना की। फर्स्टली 1940 में ट्रेडमार्क के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई और भारत में एक ट्रेडमार्क एक्ट को पंजीकृत किया गया और उसकी स्थापना की गई। इस अधिनियम को फिर क्या है, कुछ कमियों के कारण 1958 में व्यापार और व्यापारिक वस्तु अधिनियम 1958 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो हमारा 1940 का ट्रेडमार्क एक्ट था, ये उसको 1958 में व्यापारिक वस्तु अधिनियम 1958 द्वारा निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर क्या है, 1958 का कानून चला। फिर इसी तरह जैसे हमारा 1958 के कानून ने 1940 के जो अधिनियम था उसको निरस्त किया था, उसी तरह क्या है 1999 में फिर ट्रेडमार्क अधिनियम आया, जिसने क्या है हमारा व्यापारिक वस्तु अधिनियम जो था 1958 उसको निरस्त कर दिया, और जो हमारा 1999 का ट्रेडमार्क अधिनियम है उसे 2003 में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, 1999 के ट्रेडमार्क अधिनियम के बाद से ट्रेडमार्क को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। टाइमली इसमें 1999 के जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है उसमें संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ कमियों को सुधारा गया। ठीक है, अपंजीकृत ट्रेडमार्क से संबंधित कुछ कानूनी सिद्धांतों को कोडिफाइड या फिर संहिताबद्ध किया गया। ठीक है, कोडेड किया गया कुछ ऐसे कानूनों को जो अपंजीकृत ट्रेडमार्क से संबंधित थे। ठीक है, ये हमारा इतिहास है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। 1940 से पहले कोई भी ट्रेडमार्क एक्ट नहीं था, 1940 में इसकी शुरुआत हुई। फिर 1958 में 1940 के जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट था उसको निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 1999 में हमारा जो अभी फ़िलहाल चल रहा है हमारा कानून ट्रेडमार्क एक्ट, उसको बनाया गया जो 2003 से प्रभावी हुआ है, और फिर उसके अंतर्गत समय समय पर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है वो है 1999। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं इस बारे में भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हर रोज़ आपके कमेंट्स का जवाब देने की ज़रूर से कोशिश की जाएगी। और जो टॉपिक आप कवर करते हैं उसके बाद फिर उसके MCQs करने के लिए एक हम जो कम्युनिटी पोस्ट में डेली शाम को 8 बजे जो वीडियोस हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं, उसी की MCQs को हम फिर शाम को डिस्कस करते हैं 8 बजे हमारे कम्युनिटी पोस्ट में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो जो आपके एज अ मॉक टेस्ट के टाइप से डेली क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके सामने, ताकि आपकी MCQs की भी प्रिपरेशन हो सके। और जितना क्लास में करवाया जाता है उसको अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिए, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो मुझे फॉलो करते रहिए, अच्छे से सब कुछ पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी बातें हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड उनके बारे में देखते हैं। ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन के साथ R जो सिंबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अनरजिस्टर्ड जो गैर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसमें TM का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की पहचान पूरे देश में होती है। गैर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो एक लिमिटेड एरिया में, सिर्फ एक क्षेत्र में उसकी पहचान होती है। ये विशेषता में भी हमने देखा था, और अभी पीछे भी जो हमारा आया था टाइप्स में वेल नोन जो मार्क्स हैं उस टाइप में भी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडमार्क के साथ प्रतीक का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उपभोगकर्ता और प्रतिस्पर्धा को पता चलता है कि ये ट्रेडमार्क है।
उपभोक्ता और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको लगता है कि ये ट्रेडमार्क द्वारा रजिस्टर है, तो उसकी इमेज और गुडविल में ऑटोमेटिकली क्या है, थोड़ा सा इम्प्रेशन बढ़ता है। और जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या है, फेथ होता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस पे। ठीक है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, जो हेड ऑफिस है हमारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का, वो इंडिया में कहाँ है, मुंबई में है। क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ, सॉरी। ये देखिए अभी अच्छे से दिख रहा है ना। जो हमारा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। और अदर जो ऑफिसेज हैं वो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता में भी है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क डिफाइंड इन सेक्शन 2ZB ऑफ ट्रेडमार्क 1999। जो ट्रेडमार्क है उसको सेक्शन 2ZB के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो उल्लंघन है, ट्रेडमार्क का उल्लंघन का एक्ट क्या है, सेक्शन 629। ठीक है। और हमारा रजिस्ट्रेशन का जो है सेक्शन 2ZB, इधर लिख देती हूँ, सेक्शन 2ZB। ओके। और ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारा 29 है। नेक्स्ट है जो रजिस्ट्रेशन का ट्रेडमार्क का जो हमारा सिंबल है वो है R, जो अभी पीछे हमने देखा है। ट्रेडमार्क का सिंबल R, जैसे आपने कई प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे राउंड में ऊपर छोटा सा R लिखा दिखा होता है, वो क्या है, रजिस्टर्ड होते हैं। और अनरजिस्टर्ड जिसमें TM लिखा होता है, ऐसे ही राउंड बॉक्स में TM लिखा होता है, वो क्या है, अनरजिस्टर्ड हमारा सिंबल होता है ट्रेडमार्क का, कि ये हमारा जो लोगो है, ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड है और ये नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, आज का टॉपिक यहीं पे कवर होता है। IPR के हमने सभी सब्जेक्ट्स को लगभग कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ से आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।